हेलो। हाय प्यारे बच्चों, शिवा स्टडी ऑफिशियल में आपका फिर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जैसा कि मैंने आपको पिछली बार साइंस का टॉपिक परमाणु एवं अणु के बारे में बताया था। अब हाई स्कूल के बच्चों का एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, उसको देखते हुए मैं उनके सिलेबस को तैयार करवा रहा हूँ और उनकी तैयारी के लिए हर दिन मैं एक नया टॉपिक लेता हूँ और उस टॉपिक को क्लियर करता हूँ, जिससे बच्चे अधिक से अधिक समझ पाए और उस टॉपिक को अगर परीक्षा में आए तो उस टॉपिक से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है सबको क्लियर कर लें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। इसको देखते हुए मैंने क्लास 10 साइंस का 10वां चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसको आज के लिए चुना है और उस टॉपिक को आज मैं क्लियर कराऊंगा। उससे पहले थोड़ा चैनल के बारे में जान लें। मेरा चैनल है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा हैंडल है @लक्कुमार 1567 और दूसरा है @शिवदयाल सर 2577। और बच्चों को बता दूं, मैं सभी बच्चों को निःशुल्क क्लास देता हूं, फ्री क्लासेस टू ऑल। तो कोई भी बच्चा यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम जहाँ भी चाहेंगे इससे पढ़ सकते हैं। और जो मेरे पास भी बच्चे आते हैं मैं सबको निःशुल्क क्लास देता हूँ। मेरा काम शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चों को अधिक से अधिक साक्षर बनाना है, यानी अधिक से अधिक ज्ञान देना है, क्योंकि देश में जब शिक्षा का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो इसलिए आओ हम सब मिलकर शिक्षा का दीपक जलाएं और शिक्षा के इस बढ़ते हुए क्रम में अपनी तरफ से कोशिश करें एक कदम और आगे बढ़े। तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो पहले मैं लेता हूं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में इसके नाम से ही समझ लीजिए आप, प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश क्या है। तो जो प्रकाश है हमारा क्या है, एक ऊर्जा है। क्या है? एनर्जी। प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है और वो एनर्जी क्या करती है, हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है ना? यानी जब अंधकार होगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो हमारी आंखों की जो क्षमता है वो क्या करती है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके हमें एमिटिंग करके फिर उसको विकृत करती है और तब जाके हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो समझ सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद या सहायता प्रदान करती है। अब जैसे प्रकाश का परिवर्तन, तो हर चीज की कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, ऐसे प्रकाश की भी क्वालिटीज है परावर्तन। यानी परावर्तन का मतलब क्या है, किसी चीज का आगे जाना, जैसे ऐसे और आगे जाकर फिर पुनः उसी मार्ग पर लौट आना, इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम कहते हैं परावर्तन। तो अब इस परावर्तन का, प्रकाश का जो परावर्तन है, पूरा कंसेप्ट को जब हम देंगे तो यानी प्रकाश की क्वालिटी क्या है। प्रकाश हम जानते हैं एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, और कुछ वैज्ञानिकों ने कणों के रूप में चलता है या तरंगों के रूप में चलता है, जो भी चलता है तो एक सीधे मार्ग में या सरल रेखा में या विधि रेखा में गति करता है। तब उसके मार्ग में अगर कोई अवरोध आता है तो वहां से क्या होता है कि प्रकाश अपने मार्ग को बदलता है। तो वो जो है प्रकाश के गुण होते हैं। ऐसे ही प्रकाश के गुणों में से एक प्रकाश का जो क्वालिटीज है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकने या परावर्तक तल, जैसे ये कोई हमारा तल है, दर्पण है, चिकना अथवा परावर्तक तल है, तो इस तल पे क्या है कि इसका एक तल जो हमारा कैसा है, परावर्तक है यानी चिकना है, और दूसरे तल पर हमने पॉलिश कर दी है। जैसे हमारा दर्पण ले लीजिए, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में पीछे रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है, लाल वाली, जो लाल रंग का होता है, और एक तरफ उसकी जो व्हाइट जो चमकदार होती है वो कैसी होती है, परावर्तक होती है। तो ऐसे ये मेरा दर्पण है। तो जब प्रकाश इस दर्पण पर इस तरीके से आपतित होता है, ऐसे जाता है, तो लौट कर क्या करता है, वो पुनः अपने मार्ग में वापस आ जाता है। ठीक है ना? तो यानी प्रकाश क्या हुआ कि यहां से गया और पुनः परावर्तक तल से टकराया और टकराने के पश्चात पुनः लौटकर अपने मार्ग में वापस आ गया। तो ये जो घटना है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कि इसका मतलब और आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि जब प्रकाश किसी ऐसे परावर्तक तल से टकराता है, टकराने के पश्चात लौटकर पुनः वह पहले वाले मार्ग में वापस आ जाता है,
तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का ये परावर्तन इनके जो बीच में होता है, जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण होती है, इसके बीच में जो पॉइंट होता है वहां इसको हम अविलंब मानते हैं। तो ये क्या है, अविलंब है, ये अविलंब हो गया। और ये हमारी आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, यानी ये लौट कर वापस आ रही है, परावर्तित किरण है। तो अब जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। अब इसके बाद पहले तो इसकी डेफिनेशन हो गई, फिर इसके क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। परावर्तन के जो दो नियम होते हैं उनमें से फर्स्ट नियम क्या बताता है हमको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये यहाँ पर अविलंब है हमारा, जैसे ऊपर में टच कर रहा है, तीनों कहाँ होते हैं, एक तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, और अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में मिलते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ यानी प्रकाश का परावर्तन का हो गया। अब इसके बाद इसका जो सेकंड नियम है, दूसरा नियम क्या बताता है, दूसरा नियम बताता है कि प्रकाश की कण जैसे यहां पर जा रही है, अविलंब से कोई एक कोण बनाएगी और एक कोण यहां पर बनेगा, तो इसको मान लेते हैं कोण आई और इसको मान लेते हैं कोण आर। तो इसमें क्या होता है कि कोण आई और कोण आर दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण जो दोनों कोण है वो आपस में कोण जो बराबर होते हैं। तो पहला नियम ये हो गया और दूसरा नियम ये हो गया। इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि आप प्रकाश का परावर्तन है अच्छी तरीके से इसको समझ रहे होंगे और आप इसको अच्छे से परीक्षा में अगर आता है तो समझा सकते हो और बता सकते हो। तो अब प्रकाश का परावर्तन आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इससे संबंधित जो बहुत सारी घटनाएं हैं उनको आप देख लीजिए। मैं आपको मेन जो कंसेप्ट हैं जो पेपर में आएंगे उनको लेकर चलता हूँ। आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो जो गोलीय दर्पण हमारा होता है कांच का खोखला गोला होता है, ठीक है ना, जिसको काट कर हमारा, जैसे कांच का कोई खोखला गोला है, जैसे ऐसे कोई कांच का गोला है जो खोखला है, इसको अगर हम काट देते हैं, बीच में से काट दें, तो इसको यानी कांच का खोखला गोला है जिसका परावर्तित कोई सिरा होगा, एक अपरावर्तित होगा, तो यानी उसे हम क्या कहेंगे, यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच का खोखला गोला होता है, यानी जिसको कांच के काट करके बनाया जाता है। तो इसको जैसे हमारा, इसको अगर हम बीच में से दो भाग कर दें तो गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन से, एक तो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है, सेकंड होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इन दर्पणों में जैसे देखेंगे क्या क्या है, तो जब इसको हमने काट के बनाया तो इसमें से क्या होगा, देखो एक तो इस तरीके से बन गया, एक इस तरीके से बन गया, ऐसे करके दो प्रकार के हमको दर्पण जैसे काट के अलग अलग पोर्शन हो गए। तो अब देखिए यहां से, तो जो बीच में से ये खोखला है तो ये बीच का पर्दा क्या होगा, ये हट जाएगा, ऐसे इसको हम हटा देंगे, हट गया। अब देखो इसमें से हमारे दो प्रकार के दर्पण बनकर तैयार हो गए। ये दर्पण कौन सा है, जैसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कौन सा हो गया, ये वाला। अवतल दर्पण कौन सा हो गया, ये वाला। अब उत्तल दर्पण की क्या डेफिनेशन है, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होगा, उभरा हुआ होगा, उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक तल जो है दबा हुआ होगा, उसे हम या धसा हुआ होगा, उसे कहेंगे अवतल दर्पण। अब जैसे उत्तल दर्पण और इसकी और अगर अच्छी डेफिनेशन हम देखें तो मान लीजिए एक हमने चम्मच ले लिया, घरेलू चम्मच है ये, चम्मच को अगर इस तरीके से हम बनाते हैं, ये इसकी शेप है, तो इसमें देखो ये इसका पीछे वाला सिरा है, ये क्या है, उभरा हुआ है, ये कौन सा हुआ, उत्तल होगा। और ये आगे वाला जो भाग है ये धसा हुआ है, ये कौन सा होगा, अवतल होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप
गोलीय दर्पण में समझ सकते होंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। हाँ, तो अब देखिए इसके बाद हम देते हैं दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र और आवर्धन। तो जो हमारा दर्पण होता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो उनको जैसे उनके सूत्र होते हैं। तो एक सूत्र होता है जैसे 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ये सूत्र होता है हमारा, चाहे हमारा दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। जहां पर क्या होगा, f जो है क्या है, नहीं 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/2। हाँ, इसमें देखो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो इसमें कुछ लोग क्या है प्लस माइनस के चक्कर में पड़ जाते हैं। और प्लस माइनस का चक्कर क्या होता है कि जो हमारा दर्पण होता है, जो दर्पण के लिए बीच का जो चिन्ह माइनस होता है और लेंस के लिए बीच का चिन्ह जो है प्लस का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दर्पण का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए क्या लगाएंगे माइनस, और यहीं पर अगर लेंस होता तो हम लगाते प्लस। तो 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। f जो होता है हमारा फोकस दूरी होती है, f फोकस दूरी है, और v हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी, और u जो होता है वो वस्तु की दूरी होती है। तो ये हमारा जो सूत्र हो गया 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। तो जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सवाल हमारा जरूर आएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u से इसको हल करेंगे, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। अब इसे करने के लिए थोड़ा चिन्ह प्रपाटी का भी उपयोग होता है, तो चिन्ह प्रपाटी में इससे आगे बताऊंगा। अभी ऐसे हम आवर्धन को लेते हैं। आवर्धन क्या होता है, m बराबर, जो m बराबर होता है v/u होता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। m बराबर v/u, या इसको कहीं कहीं पर I/o से भी व्यक्त, I क्या होता है प्रतिबिंब की जो लंबाई है, और ओ होता है वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर मैंने दर्पण का सूत्र और आवर्धन आपका क्लियर कर दिया है। दर्पण का सूत्र जो हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u है, और m बराबर v/u। कभी कभी हम क्या करते हैं, दर्पण की और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई आती है उनको निकालने के लिए ये सूत्र होता है v/u बराबर I/o का प्रयोग भी हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपका दर्पण का सूत्र और आवर्धन हो गया। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में लेता हूँ आपका चिन्ह प्रपाटी का नियम। तो चिन्ह प्रपाटी क्या होती है, कैसे कैसे कौन कौन सा चिन्ह आपका लगाया जाता है, तो चिन्ह प्रपाटी के बारे में भी आप थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि सूत्र सबको याद होता है और सवाल भी बच्चे सही करते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा चिन्ह प्रपाटी की वजह से वो सवाल सही होकर भी गलत हो जाता है। चिन्ह प्रपाटी का नियम, अब चिन्ह प्रपाटी का नियम हमें क्या बताता है, चिन्ह प्रपाटी का नियम बताता है कि जब हम जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसमें कहां पर हम फोकस दूरी को धनात्मक लगाना है, कहां v को कहां u को, तो ये चीज भी हमको ध्यान रखनी पड़ती है। इसके लिए क्या होते हैं, हमारा एक कार्तीय तल होता है, कार्तीय तल में जैसे यहाँ पर o एक्सिस x, x डैश और y डैश, ये 4 एक्सिस इस तरीके से हम मानते हैं, तो आप जानते ही हैं। तो जैसे कोई भी लेंस होता है उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो जो वस्तुएं इधर आती हैं, ठीक है ना, इधर आएंगी वो धनात्मक होगी, इधर आएंगी ऋणात्मक होगी, ऊपर होंगी धनात्मक और नीचे आएंगी वो ऋणात्मक होगी। इस तरीके से चलता है। जैसे हमारा कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण जैसे यहाँ रखा है, तो अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनने वाली कंडीशंस होती है वो मैंने अलग चैप्टर में आपको बताएंगी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो उसकी 6 स्थितियां होती हैं। कहाँ कहाँ पर बनता है, वस्तु जैसे अनंत में स्थित है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
और वक्रता केंद्र पर स्थित है, वक्रता फोकस पर स्थित है, तो उन सब के हिसाब से हम प्रतिबिंब को देखेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के किधर साइड में स्थित है। तो वस्तु हमारी क्या है, हमेशा हम इधर मान के चलते हैं यू, चाहे हमारा दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो यू का मान हम हमेशा कैसे मान के चलते हैं, यू जो होता है वो हमारा ऋणात्मक होता है। किसी भी दर्पण के लिए या लेंस के लिए, चाहे उत्तल दर्पण हो या, तो उसके लिए u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। अब उसके बाद हमें देखना है v का मान और f का मान। तो अगर प्रतिबिंब हमारा इधर बनना है तो माइनस में आएगा, और प्रतिबिंब अगर इधर बनना है तो इधर में माइनस है और इधर में प्लस है। तो ये हमें देखना है कि प्रतिबिंब हमारा इधर आ रहा है या इधर आ रहा है तो माइनस लो, इधर आ रहा है तो प्लस लो, और प्रतिबिंब अगर ऊपर आ रहा है तो प्लस लो, नीचे जा रहा है तो माइनस लो। तो ऊपर नीचे का यहाँ पर कम आता है झंझट, यहाँ जो हमें लेफ्ट और राइट का ही देखना पड़ता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा हमारा प्रतिबिंब है। उसके लिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की जो स्थितियां हैं, 6 स्थितियां अवतल दर्पण में होती हैं और 2 स्थितियां अवतल दर्पण में होती हैं। उसके लिए हम ध्यान करेंगे कि v का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इसको हम सर्टेफाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें बस ये 6 कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तल दर्पण जो हमारा जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो इधर साइड में बनता है। तो इसलिए यहाँ पर v का मान कैसा हो, प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक होगा। और अगर क्या होगा, फोकस दूरी जब प्रतिबिंब इधर बनना है तो u v f तीनों का ऋणात्मक। लेकिन 6वीं कंडीशन में क्या होता है, प्रतिबिंब हमारा पर्दे के पीछे बन जाता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो है v का मान कैसा हो जाएगा, धनात्मक। जब v का धनात्मक है तो f का भी कैसा हो जाएगा, धनात्मक। ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब हमारा इधर ही बनता है पर्दे के पीछे, इसलिए u का मान ऋणात्मक, v का मान धनात्मक, और जहां तक f का मान भी धनात्मक होता है। फिर भी अगर कोई कंडीशन है तो आप उनको ध्यान रखेंगे, इस हिसाब से आप चिन्ह प्रपाटी का ध्यान रखेंगे। और u v f का मान अगर आपने सटीक लगाया है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अगर u v f के मान में प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस हो गया तो वही गलत हो जाएगा। मान लीजिए 6 + 3 होता है 9 होता है, और 6 - 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जहां भी प्लस का एरर आएगा वहां पर आपका क्या है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन नियमों को हमें सही से समझ लेना है। इसलिए तो नेक्स्ट है इसी में जो प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में भी समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो थोड़ा सा मैं अपवर्तन के बारे में भी आपको बता देता हूं। अपवर्तन, अप यानी क्या है कि वो वर्तन यानी सीधा जो जाना चाहिए वो प्रकाश सीधा न जाकर वो अपना रास्ता थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर देता है, रास्ते से भटक जाता है। तो उसी चीज को हम कहते हैं, जैसे सीधा कहते नहीं, यस अपयस, ऐसे वर्तन अपवर्तन यानी वो अपने रास्ते से थोड़ा भटक गया प्रकाश, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसको जब हम वास्तविकता में समझाएंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एक मार्ग से दूसरे मार्ग में कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश हमारा, यहाँ पर कोई प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश किरणें निकल रही हैं। अब यहाँ पर 2 मार्ग हैं, इधर हमारा कैसा है, निर्वात है, और इधर में जैसे हमारा जल है। तो प्रकाश जाने निर्वात से जब जल में जाएगा तो क्या होगा कि वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, मार्ग बदलता है। तो क्या होगा, वो टेढ़ा हो जाएगा, या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। यानी उसको जाना तो ऐसे चाहिए, डॉट 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 सीधा सीधा जाना चाहिए, पर वो क्या कर रहा है कि वो सीधा न जाकर झुक गया, या तो इधर झुक गया या इधर झुक गया। तो प्रकाश ने क्या किया कि अपना मार्ग जो सीधा जाना चाहिए सीधा न करके मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गया, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन में जाता है, विरल से सघन में जाता है, तो वो क्या होता है, अवलंब की ओर झुक जाता है, और कभी अवलंब से क्या होता है, वो दूर चला जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसको देखेंगे कि माध्यम हमारा सघन है या विरल है। सघन माध्यम से विरल में जा रहा है तब क्या होगा, वो अवलंब से दूर हट जाएगा, और अगर विरल से सघन में आ रहा है तो वो अवलंब की ओर आ जाएगा। तो इसलिए हम प्रकाश का जो है देखेंगे कि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, और वो अपना मार्ग बदल लेगा। इसलिए अगर इसको ऐसे समझेंगे
तिरछा लेकर के कि इस तरीके से प्रकाश सीधा आ रहा था ऐसे, और ऐसे आके उसको ऐसे जाना चाहिए था, वो ऐसे न गया, यहाँ पर एक अवलंब बनाया तो वो क्या हुआ कि वो अवलंब की तरफ झुक गया ऐसे, या फिर वो अवलंब से ऐसे दूर जा रहा है। तो ये मार्ग के ऊपर निर्भर कर रहा है कि ये कौन सा माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है, उस माध्यम के हिसाब से प्रकाश। तो अब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो अपने मार्ग से विचलित जो हो रहा है उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल जो हम निर्वात में जानते हैं 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड मानते हैं, लेकिन ऐसे ही अलग अलग माध्यमों में चाल अलग अलग होती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और आपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा प्रकाश के अपवर्तन की बहुत सारी घटनाएं। जैसे आप एक बाल्टी ले लीजिए और ये बाल्टी में आप पानी भरा हुआ है, बाल्टी में मान लो पानी भरा हुआ है, तो जब प्रकाश या और इसमें यहाँ पर कोई सिक्का पड़ा हुआ है, तो जब सिक्के को हम ऊपर से देखते हैं तो हमें सिक्का अपने स्थान से थोड़ा सा ऊंचा या थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। या कोई जैसे इसमें पाइप डाल दें हम, तो पाइप जैसे ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ तक जहाँ पानी नहीं है ऐसे दिखेगा, लेकिन पानी के बाद वो हमें थोड़ा तिरछा दिखने लग जाता है। ये घटनाएं आपने दैनिक जीवन में देखी है। ये घटनाएं किसके कारण होती हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा संभव हो पाता है। तो अब आज के टॉपिक में मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन समझा दिया, और इसमें मैंने दर्पण और लेंस के बारे में भी बताया, और आपको सूत्र और आवर्धन के बारे में। इससे आगे मैं आपको इसमें अगर कुछ बताए तो नेक्स्ट उसमें बताऊंगा एपिसोड में। आज के लिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछें। शिवा स्टडी ऑफिशियल आपका अपना चैनल है और इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं लेता हूँ, निःशुल्क क्लास लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है मेरी। चाहे आप यूट्यूब पे आइए, चाहे लाइव पढ़िए, चाहे गूगल पे पढ़िए, चाहे मेरे पास आकर भी जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरा मकसद शिक्षा को बढ़ावा देना है और बच्चों को अधिक से अधिक कामयाब बनाना है। इसी के साथ ओके, बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट एपिसोड में कल।